हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास सबका स्वागत है और आज हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स का रिवीजन करेंगे। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ कहाँ से चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं और स्पेसिफिकली किन टॉपिक्स पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, कहाँ से टॉपिक्स जो क्वेश्चंस हैं हमारे आईआईटी जैम के एग्जाम में उनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, उन पे आज हम लोग फोकस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक बेसिक से। देखो, हम लोग चैप्टर बाई चैप्टर चलेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द काइनेमैटिक्स से लेकर के हम लोग रोटेशन और इन सारी चीज़ों तक चलेंगे और देखेंगे कि कहाँ कहाँ से किस किस टॉपिक से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आ रही हैं और उनको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कहा जा सकता है कि यहाँ से जो है मतलब काफी हद तक क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स से शुरुआत करते हैं। ठीक है, क्या चीज? क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, शुरुआत करते हैं काइनेमेटिक्स से। काइनेमेटिक्स में कुछ बेसिक बेसिक सी बातें जो है वो हमें याद रखनी है। सबसे पहली बात जो करते हैं वो है प्रोजेक्टाइल मोशन पे, है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या चीजें जरूरी होती है वो हमें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब वही सिंपल, हमारे पास एक पार्टिकल था, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन दिस डायरेक्शन। ये पार्टिकल था, इसको इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया। मान लो यहाँ पे हम दिखा देते हैं पार्टिकल, और दिस इज द वेलोसिटी की डायरेक्शन यू। ठीक है, एट द एंगल थीटा फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सेस। तो क्या क्या चर्चाएं यहाँ पर करनी होती है? सबसे पहली मेरी बात बहुत ध्यान सुनना कि जब भी इस तरह की प्रॉब्लम्स को आपको करना हो तो आप डायरेक्टली इसको मत करने की कोशिश करना है, इसको थोड़ा तोड़ने का प्रयास करना है। इसको हमेशा एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में तोड़ के करोगे तो इजीली क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम इसको इधर तोड़ेंगे तो रह जाएगा हमारे पास यू कॉस थीटा। क्योंकि ऐसा होता है ना कि कई बार हमें इस तरह का सवाल नहीं दिखेगा, कई बार हमें दूसरी तरीके का सवाल दिखेगा, बट फिर भी अगर उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में तोड़ देंगे तो बेसिकली उसको करना जो है वो इजी हो जाएगा। मैं कुछ एग्जांपल्स भी लूंगा उस तरह के। ठीक है, तो इधर यू कॉस थीटा, इधर हमारे पास यू साइन थीटा, है ना, ये होता है हमारे पास। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमें ध्यान रखना है कि किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, किस में नहीं है। तो इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है दैट इज जी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है दैट इज 0। ठीक है, तो यहां पर हमें विदाउट एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन लगानी है, यहां पर हमें एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन लगानी है। जब भी ऐसी बात आ जाए तो हमारे दिमाग में इक्वेशन ऑफ मोशन आनी चाहिए। जब भी अगर हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगानी, मतलब एक्सेलरेशन 0 है, जब भी एक्सेलरेशन 0 होगा तो हमें सिंपली लगा लेना है s इज इक्वल v इज इक्वल टू s बाई टी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बट जब भी हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ जाता है, जब भी a इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, तब हमें ध्यान रखना है कि हमें लगानी है इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन कौन सी? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, सेकेंड s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, है ना। तो ये तीन इक्वेशन आपको याद रखनी है जो कि हमें लगानी है इन द केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सिंपल, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो आपको सिंपल लगाना है कि जब जब हमारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हो तो हमारे पास क्या करना है, v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a dt, है ना। आपको जो भी वेरिएबल एक्सेलरेशन है वो यहाँ पर पुट करके वेलोसिटी को इन टर्म्स ऑफ टाइम हमें निकाल लेना है, फिर वहां से चीजें इजीली सॉल्व हो सकती हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है जो कि बेसिक्स है बिल्कुल। ठीक, तो अगर हम इस डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी क्या है, यू साइन थीटा, एक्सेलरेशन क्या है जी। तो अगर हम बोले कि कितनी हाइट तक ये जा सकता है या कितनी टाइम लगेगा ऊपर जाने में, ठीक है, तो जो हमने यू साइन थीटा से उछाला है तो ऊपर जाने पर वेलोसिटी कितनी होगी, 0। तो अगर हमारी वेलोसिटी 0 होगी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, तो वहां से v की वैल्यू 0, u की वैल्यू u साइन थीटा, और हम यहां से एक्सीलरेशन की वैल्यू पुट करके t की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो टाइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिंपली टाइम इज इक्वल टू u बाई ए। u कितना है, u साइन थीटा, एक्सीलरेशन कितना है g, तो टाइम जो है ऊपर जाने का दैट इज u साइन थीटा बाई g। तो अगर u साइन थीटा g लगा है जाने में तो u साइन थीटा बाई g लगेगा आने में। तो टोटल टाइम जिसको हम टाइम पीरियड भी बोलते हैं दैट इज इक्वल टू 2t एंड दैट इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई g, पार्ले जी, है ना। 2u sin theta by g दैट इज द एक्सीलरेशन, सॉरी दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पीरियोडिक, हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसका टाइम पीरियड होता है, सिंपल। अब सोचो कि यहां से यहां तक जाने में हमें कुछ चीजें जो और याद रखनी हो क्या है कि ये होता है पाथ, है ना। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं हम, रेंज, और इसको r से दिखाते हैं। ये जो मैक्सिमम हाइट होती है इसको हम h से दिखा देते हैं। तो ये हाइट और r कितना है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो हाइट का मतलब क्या है कि मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस चढ़ के गया है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे आपको हाइट मिल जाएगी, समझ रहे हो। v की वैल्यू 0 डालो, v की वैल्यू 0 डालो, u की वैल्यू कितनी है हमारे पास, u की वैल्यू u स्क्वायर, u साइन थीटा, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और अपॉन में आप ले आओ 2a, तो 2a का मतलब g, तो 2g इज इक्वल टू h। तो ये हमारे पास h का फॉर्मूला।
ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिकली करो, फॉर्मूला याद, देखो इसमें से मुझे कोई भी फॉर्मूला सीरियसली बोलो मुझे नहीं याद रहता है कि कौन सा फॉर्मूला टाइम पीरियड का है, कौन सा हमारे पास हाइट का है, अभी रेंज का अपन निकालेंगे, तो मेरे को सीरियसली कोई फॉर्मूला नहीं था। मेरे को इतना पता है कि मेरे को डिवाइड किस तरह से करना है, कंपोनेंट में तोड़ना है, फिर जो बेसिक्स हैं वो मेरे को क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, उसी से चीजें बहुत ईजिली सॉल्व होती है, ठीक है। एच हमने कैलकुलेट कर लिया। अब बहुत ध्यान सोचो, यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगा होगा वो भी तो यही होगा जितना, भाई हमने इसको ना प्रोजेक्ट करके देख रहे हैं हम डिफरेंट डिफरेंट एक्सेस पे। ये था, अगर हम इसको ऊपर से देखेंगे तो लगेगा सीधा जा रहा है, और इधर से देखेंगे तो लगेगा ऊपर नीचे जा रहा है ना। प्रोजेक्शन इसका अगर हम देखेंगे तो होता क्या है कि जो टाइम यहां से यहां तक लगा है वर्टिकल मोशन में, वही टाइम लगा है हॉरिजॉन्टल मोशन में यहां से यहां तक जाने में। तो टोटल यहां से यहां तक टाइम कितना है, 2u sin थीटा बाई जी। डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या, r इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू टाइम। टाइम कितना है, 2u sin थीटा बाई जी। सॉल्व कर लो, क्या आ गया यहां से, u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा क्या होगा, sin 2 थीटा बाई जी। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ r, दिस इज द रेंज। क्लियर है ना। अच्छा, ये हमारे पास अगर रेंज होती है तो हमें एक चीज और इसमें ध्यान रखनी पड़ती है, दैट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन। दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम क्या करते हैं, जनरल कोई पॉइंट ले लेते हैं ऑन द प्रोजेक्टाइल, दैट इज x, y, है ना, x, y। तो अगर हम x डायरेक्शन में लिखना चाहें तो x डायरेक्शन में जो हमारे पास डिस्टेंस होगी x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू t। दिस इज द डिस्टेंस इन x डायरेक्शन। y की अगर हम बात करेंगे तो y में हमें लगाना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ मोशन। तो y के लिए क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू u कितना है y में, u sin थीटा इंटू t हमने t माना है, प्लस नहीं माइनस, क्योंकि पार्टिकल जा रहा है ऊपर और एक्सीलरेशन है नीचे, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहां से t की वैल्यू निकालो, x बाई यू कॉस थीटा उठा करके यहां रख दो, तो हमारे पास y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, u sin थीटा बाई यू कॉस थीटा, यानी हमारे पास जाएगा tan थीटा, आई थिंक है ना, ये क्या आ जाएगा x tan थीटा माइनस यहां से t की वैल्यू x बाई यू कॉस थीटा यहां रखोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो अपने को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर मेरे को कोई भी चीज प्रोजेक्टाइल में दी जाएगी तो मेरे को पता है कि मेरे को तोड़ना किस तरह से और किस डायरेक्शन में कितना एक्सीलरेशन लगाना। अब चाहे वो फ्लैट प्लेन में बोल दे, चाहे वो इंक्लाइन प्लेन में बोल दे। सपोज इस तरह का प्लेन दिया गया है एट एंगल अल्फा पे हमने प्रोजेक्टाइल को इस तरह से दिया थीटा एंगल पे यू वेलोसिटी से, सिंपल। तो हमें तोड़ना आना चाहिए कि इस डायरेक्शन में। अब देखो ध्यान से, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों में ही हमारे पास जो मतलब इसके रिस्पेक्ट में अगर हम बोले तो इसके रिस्पेक्ट में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों में ही जो एक्सीलरेशन है दैट इज सम पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि अब ये ना प्योर हॉरिजॉन्टल में नहीं चल रहा है, इसके रेस्पेक्ट में देखा जाए तो प्योर हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये सब डायरेक्शन में चल रहा है। तो उसके लिए जी की हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सपोज दैट हमारे पास, भाई देखो नीचे की तरफ जी था तो जी के कंपोनेंट कर सकते हैं इस तरह से, है ना। तो इधर आ जाएगा हमारे पास जी कॉस अल्फा, यानी नीचे की तरफ आ जाएगा जी कॉस अल्फा, और पीछे की तरफ आ जाएगा जी साइन अल्फा। तो दोनों डायरेक्शंस में एक्सीलरेशन, एक में जी कॉस अल्फा और एक में जी साइन अल्फा, वो भी नेगेटिव के, क्योंकि जी साइन अल्फा इधर की तरफ है और जी कॉस अल्फा नीचे की तरफ है, समझ रहे हो। तो दोनों में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने पड़ेंगे। तो बट मेरे को एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरे को लगाना किस तरह से। ये क्या चर्चा क्लियर है यहां तक की 100%? बस सिंपल सॉल्व कर लो, दो इक्वेशन फिर से बनेंगे। टफ क्वेश्चन एक तरह से बन सकता है बट अपने को पता है कि करना क्या है एग्जैक्टली यहां पर, ठीक है। चले आगे, चलो शाबाश, इसको उतारो फिर चलते हैं आगे। तो आई होप प्रोजेक्टाइल पे बातें क्लियर हो गई होंगी। बेसिक सी बातें आपको ये याद रखनी है कि हमें कैसे कौन से इक्वेशन कहां पर लगानी है, ठीक है। एक आध छोटी छोटी चीजें आपको और याद रखनी, जैसे हमारे पास एक बात हम जानते हैं, ठीक है, कि वेलोसिटी इज इक्वल टू dx by dt, है ना। वेलोसिटी इज इक्वल टू dx by dt और एक्सीलरेशन इज इक्वल टू dv by dt, है ना। और एक्सीलरेशन का दूसरा फॉर्मूला क्या था, v dv by dx। तो ये मेन फॉर्मूले जो है ना, ये आपके दिमाग में होने चाहिए कि कभी भी आपको कुछ भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। सपोज दैट आपको दिया गया है एक ग्राफ दिया गया है, ठीक है। कौन सा ग्राफ दिया गया है, सपोज दैट इस तरह का ग्राफ है जिसमें x वर्सेस टाइम डिस्प्लेस या डिस्टेंस वर्सेस टाइम या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया गया है आपको। सिंपल, आपसे बोल दिया गया व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल। तो एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि अगर, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, उल्टा बोल गया, हमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया गया, हमसे बोल देंगे व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन दिस कंप्लीट प्रोसेस, ठीक है। एक ही सपोज ग्राफ दिया गया, इस तरह से गया, इस तरह से गया, इस तरह से गया, इस तरह से आ गया, ठीक है। तो एक पार्टिकल जो इस तरह से चला, इसकी वेलोसिटी का वेरिएशन समय के साथ मुझे दिया गया है, मेरे से बोल दिया गया बताओ कितनी डिस्टेंस वो टोटल चला होगा। तो डायरेक्टली यहां से प्रेडिक्ट करना, डायरेक्टली देख करके कैसे निकाला जाएगा, तो थोड़ा सा लगता है टफ है बट वास्तविकता में नहीं। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, v इज इक्वल टू dx by dt, v इज इक्वल टू dx by dt। यहां से आप क्या कर सकते हो, क्या लिख सकते हो, x इज इक्वल टू इंटीग्रल v dt,
क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू इंटीग्रल v dt। अगर ये बात हमें पता है तो हमें सिंपल ध्यान से देखो ये क्या है, ये क्या है, एरिया अंडर वी टी कर्व। ये क्या है, एरिया अंडर वी टी कर्व। और अगर एरिया अंडर वी टी कर्व है वो किसके बराबर है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड के बराबर है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर। पास में जो नेगेटिव में होगा तो वो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो प्लस माइनस जुड़ेगा, बट अगर डिस्टेंस की बात करी जाएगी तो सिर्फ पॉजिटिव लेना है, हमें याद रखना इस चीज को, मैं भी समझाऊंगा किस तरह से। तो हमें करना क्या है, सिंपली डाटा दिया होगा कि सपोज ये वैल्यू है हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड और ये है हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर टाइम है 2 मीटर, यहाँ सॉरी 2 सेकेंड, यहाँ टाइम को सेकेंड में लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है। बताओ क्या डिस्टेंस होगी, तो सिंपल करना क्या है, इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया कैलकुलेट करना जानते हैं। ये क्या, ट्राइंगल, हाफ बेस इनटू हाइट, एरिया आ गया। ये क्या है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मतलब लेंथ कितनी है 2 इंटू हाइट कितनी है 2 4। ये क्या है, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम में क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ये कितनी 2, ये कितनी 4, तो 4 2 6 इंटू हाइट कितनी है 1 3 आ गया, 2 दूनी 4 3 7 और 7 2 9, 9 आंसर है 9 मीटर। समझ रहे हो, इस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को करना होता है। सपोज इसी में हमें दूसरी चीज दे दी गई कि हमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम की जगह ना वेलोसिटी वर्सेस एक्स कर्व दे दिया गया, हमसे बोल दिया गया कि ये हमारे पास है v और x का कर्व, ये है v और x का कर्व। अब बताओ यहां से हमारे पास, मैंने उल्टा बोल दिया क्या, सॉरी a और x का कर्व, ये क्या है हमारे पास, a और t का कर्व बोल सकते हो, a और x का भी कर्व बोल सकते हो। सपोज a और t का बोलते कर्व, a और t का कर्व बोल दिया जाए तो वहां से जो इसका ग्राफ आएगा, जो इसका ग्राफ आएगा उसमें जो एरिया अंडर बन रहा होगा दैट विल बी द वेलोसिटी, क्योंकि हम लिख सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू इंटीग्रल a dt। वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल a dt। तो ये क्या हो गया हमारे पास, वेलोसिटी सॉरी एरिया अंडर कर्व क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया, सिंपल। तो आपको समझ आना चाहिए कि किस तरह से हमें चीजें कैलकुलेट करनी। तो इसमें क्वेश्चन जो है ना लगेगा कि टफ है, बट वास्तविकता में बहुत इजी होता है वो, ठीक है। तो आपको इस चीज की समझ होनी चाहिए, एक बार ढंग से देख लो कि कहां पर क्या चीज दी होती है और क्या चीज हमें निकालनी होती है। सपोज हमें दे दिया गया, तो सपोज इसी ग्राफ की हम बात करें, ठीक है, हमें कर्व दिया गया इस तरह से, हमें कर्व दिया गया इस तरह से, ठीक, ये v, इधर टाइम, इधर हमसे बोल दिया गया टाइम है 2 सेकंड और यहां पर है 4 सेकंड, ये हाइट जो है दैट इज 5 और ये हाइट जो है दैट इज 4। हमसे बोल दिया गया फाइंड द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टेंस। तो बहुत ध्यान सुनना मेरी बात कि हमें जब डिस्टेंस पूछी जाएगी तो ये एरिया प्लस ऊपर वाला एरिया प्लस नीचे वाला एरिया दोनों को जोड़ना होगा, बट डिस्प्लेसमेंट अगर पूछा जा रहा है तो यहां पर वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब ये एरिया में घटाना पड़ेगा इसमें से। तो इसका ये एरिया कितना है, 2 ये है 5 ये, यानी 5 दूना 10, ये कितना 2 ये है और 4 ये है, इसका मतलब 8। तो जब हमसे डिस्टेंस बोली जाएगी तो डिस्टेंस का मतलब क्या है, 10 प्लस 8 यानी 18। और जब हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, 10 माइनस 8 यानी 2। तो रेशियो कितना है डिस्प्लेसमेंट बाई डिस्टेंस का, 1/9। बात क्लियर है। तो ये चीज याद रखना है कि हमें डिस्टेंस कब पूछी जा रही है, कब डिस्प्लेसमेंट पूछी जा रही है, तो दोनों चीजों को समझना होगा आपको। क्लियर है यहां तक बातें, कुछ कुछ समझ आया है इसमें, काइनेमेटिक्स समझ आ रही है। चलते हैं आगे, थोड़ा सा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को इसी में मिक्स करेंगे, उस पर बढ़िया से हमारे 1-2 कॉन्सेप्ट बनते हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसको उतारो। तो आई होप यहाँ तक की चर्चा क्लियर होगी। अब थोड़ी सी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में बढ़ते हैं, ठीक है। काइनेमैटिक्स के हमने कुछ क्वेश्चंस देखे जहाँ से क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी, हालांकि पीआईक्यूज सेशन नहीं कर रहे हैं, आप बोलो कमेंट सेक्शन में जाकर के बता सकते हो कि अगर पीआईक्यूज करने हैं, या अगर ऐप पर देख रहे हो तो आप चैट सेक्शन में आकर के बता सकते हो कि हमें क्वेश्चंस करने हैं या नहीं करने हैं। मतलब अगर आपने इस क्लास के बाद खुद से पीआईक्यूज ट्राई करो, ठीक है। हो रहे हैं बहुत बढ़िया बात है, नहीं हो रहे हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में आओ, बताओ मेरे को कि क्वेश्चंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सिंपल, डन है। चलो बहुत बढ़िया। अब चलते हैं थोड़ा सा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की तरफ। यहाँ पर देखेंगे किस किस तरह के कॉन्सेप्ट जो है मेरे लिए बहुत जरूरी है। उनमें से एक पहली चीज जो आती है, देखो पहली बात तो मैं ये थोड़ा सा अजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि आपको बेसिक F इज इक्वल टू ma है ना, ये चीज पता है। F इज इक्वल टू ma में मान के चल रहा हूँ कि आपको पता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है हमारे पास इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स, ठीक है, या जिसको हम बोल सकते हैं एयर रेसिस्टेंस। क्या है? एयर रेसिस्टेंस। यहां से बोल सकते हैं क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन बढ़िया बन सकता है। यहां से क्वेश्चन में दिया गया होगा आपको, सपोज दैट हमारे पास एक बॉल है विच इज ड्रॉप्ड इन एयर, ठीक है। ड्रॉप, उसको एयर में ड्रॉप कर दिया गया, ठीक है, जो कि नीचे आ रही है। और
जो फोर्स है इन द अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि भाई एयर जो है उस पर रेसिस्टेंस लगाएगी जो कि ऊपर की डायरेक्शन में होगा। नीचे क्या लग रहा है इस पे mg है ना, ऊपर की तरफ क्या है इस पे एयर रेसिस्टेंस लग रहा है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। यानी फोर्स जो है रेसिस्टिव फोर्स जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। मैंने बोल दिया कि एफ यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करा लिया तो kv हो गया, सिंपल। यानी ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है kv। आपसे बोल दिया गया व्हाट इज द वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ऐसा बोल दिया गया आपसे कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको निकालना है। व्हाट विल बी द वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो हमने सिंपल देखा नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है kv, तो हम जान सकते हैं नीचे टोटल मान लिया एक्सीलरेशन a है, तो क्या हम इसमें लिख सकते हैं नेट फोर्स ma इज इक्वल टू mg माइनस kv। आई होप ये बात क्लियर है। अच्छा, तो यहां से हम लिख सकते हैं हमारे पास kv इज इक्वल टू mg माइनस ma, करेक्ट है क्या? यानी v का मतलब हमारे पास क्या हो गया, v यहां कुछ मैंने गड़बड़ किया है क्या? करेक्ट है, सॉरी इसको ऐसे मत लिखो, ऐसे मत लिखो डायरेक्टली। इसको a को हम क्या कर सकते हैं, a को लिख सकते हैं dv बाई dt, क्या लिख सकते हैं dv बाई dt इज इक्वल टू mg माइनस kv, करेक्ट है। m को उधर भेज देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा dv बाई dt इज इक्वल टू g माइनस k बाई m इंटू वी, करेक्ट है। यहां से हम उस वाले पूरे टर्म को इधर लाएंगे और dt को उधर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा dv बाई g माइनस k बाई m इंटू वी इज इक्वल टू dt, करेक्ट। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। मान लिया हमारे पास जो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी थी, बोल सकते हैं कि हाँ, मान लिया इनिशियल वेलोसिटी जो थी दैट इज v नॉट, जीरो भी मान सकते हो आप। जो भी इनिशियल कंडीशन दी होगी डिपेंडिंग ऑन द इनिशियल कंडीशन हम चीजें रखते हैं। मान लो हमारे पास टाइम जब जीरो था तो वहां पे वेलोसिटी से जीरो बोल दी गई कि इस वेलोसिटी से इसको ड्रॉप, मतलब सोचो रेस्ट से ड्रॉप किया गया था एक तरह से, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई जीरो, हमें किसी t टाइम पर वेलोसिटी चाहिए थी तो t टाइम की वेलोसिटी हो गई। तो आप सिंपल अगर बहुत ध्यान से देखो तो ये फॉर्मूला क्या बन रहा है हमारे पास, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन करना आता है ना, तो g माइनस k बाई m इंटू वी को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे t के बराबर, तो यहां से dv की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस m बाई k इंटू dt, या t मत सब्स्टिट्यूट करो क्योंकि यहाँ वेरिएबल ऑलरेडी t एक है तो हम इसको x मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको हमने x मान लिया, क्लियर। उठा करके सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या आ जाएगा यहाँ से इंटीग्रेशन माइनस m बाई k dx बाई x, लिमिट रखेंगे जब जीरो डालोगे वेलोसिटी की जगह तो x की लोअर लिमिट आ गई g, और जब अपर लिमिट डालोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा v की अपर लिमिट डालोगे तो हमारे पास अपर लिमिट यहाँ पर हमें v डालनी है ना, तो v आएगा तो हमारे पास g माइनस k बाई m इंटू वी, करेक्ट है, इज इक्वल टू माइनस m बाई k नहीं, ये हमारे पास क्या है t, करेक्ट। यहां से हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन जाएगा, मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ थोड़ा सा, या इधर आ जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या बनेगा माइनस का m बाई k इंटू ln x इज इक्वल टू dt, सॉरी t, ठीक है, और लिमिट फ्रॉम g टू g माइनस k बाई m इंटू वी, करेक्ट। लिमिट पुट कर दो, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको मिल गया। मैं आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आगे आप खुद सॉल्व कर सकते हो। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया, वहां से समथिंग एक्सपोनेंशियल, क्योंकि ln इधर हुआ उधर जाएगा, एक्सपोनेंशियल का कुछ टर्म बन रहा होगा तो उसको एक बार आप सॉल्व कर लो, कंप्लीट, सिंपल। तो करने का प्रोसेस अब सिंपल, यहां पर देखो ध्यान से क्या हो सकता है, केस चेंज क्या कर सकता है कि जो फोर्स है उसको वेलोसिटी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना दे करके v स्क्वायर के प्रोपोर्शनल दे दे, v क्यूब के प्रोपोर्शनल दे दे, तो बस चेंज कहां, यहां तक पूरा प्रोसीजर सेम रहेगा। यहां पर जब आपने इंटीग्रेशन किया है तो इंटीग्रेशन में डिफरेंट फॉर्मूले जो है वो इन्वॉल्व होने लग जाएंगे, तो आपको थोड़े थोड़े से फॉर्मूलों का आइडिया भी है वो होना चाहिए, सिंपल। कोई कंफ्यूजन यहां तक, पक्का। ड्रैग फोर्स में कोई दिक्कत, चलें आगे, चलो शाबाश, इसको उतारो। अब चलते हैं और आगे, अब चलते थोड़ा सा और आगे, फोर्स वगैरह में कुछ और बातें करते हैं, फोर्स की थोड़ी सी, पुली वगैरह की एक आध बात, पुली वगैरह की एक आध बातें कर लेते हैं, और साथ में फ्रिक्शन वगैरह देखेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो सपोज हमें पुली दिया गया, ठीक है, तो एक बात हम जानते हैं कि पुली में क्या होता है, दो ब्लॉक लटके हुए, ठीक है। पहले हमें कंस्ट्रेंट समझ आना चाहिए कि मान लो हमारे पास पुली की रफ्तार है, या रफ्तार एक्सीलरेशन जो भी दिया गया, मान लो एक्सीलरेशन दिया गया ए ऑफ पुली, इसका एक्सीलरेशन है ए है, ये बी है, इसका एक्सीलरेशन है ए और इसका एक्सीलरेशन ए ऑफ बी, ठीक है। तो एक बात, एक ट्रिक हमें याद रखनी है कि हमें जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो हमेशा कांस्टेंट रही, क्योंकि हमें यहाँ पे इनएक्सटेंसिबल रिंग जो है स्ट्रिंग लेते हैं, तो इसका मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दैट इज इक्वल टू फिक्स। जब ये फिक्स होती है तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी एक्सेलरेशन हम ले रहे हैं किसी भी पॉइंट का, तो हमें सबसे पहले पॉइंट मार्क करने हैं। पॉइंट क्या है, 1 2 3 4, जो कि कांटेक्ट में एक तरह से है, ठीक है, एंड पॉइंट, ठीक है। तो ए पॉइंट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो देखना है आपको रस्सी बढ़ रही है घट रही है। अगर रस्सी घट रही है तो एक्सीलरेशन को नेगेटिव लेना है, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी एक्सीलरेशन ऑफ ए क्या है,
नेगेटिव। ठीक है, अब ये पॉइंट देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, पुली ऊपर की तरफ जा रही है तो पॉइंट भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो बाकी सबको फिक्स रखो। ये पॉइंट देखो अगर पुली ऊपर जाएगी तो ये पॉइंट रस्सी को बढ़ाएगा घटाएगा, तो रस्सी की लेंथ बढ़ेगी, जैसे जैसे ऊपर जाएगा रस्सी की लेंथ बढ़ेगी, इसका मतलब प्लस AP। करेक्ट है। फिर ये पॉइंट भी ऊपर की तरफ जा रहा है, रस्सी चूंकि ऊपर की तरफ जाएगा तो रस्सी बढ़ेगी यानी प्लस AP। ठीक है, अब ये पॉइंट मैंने दिया नहीं, सपोज मान लिया ऊपर की तरफ ही जा रहा है, ठीक है, A ऑफ B, तो ये पॉइंट चूंकि ऊपर की तरफ जा रहा है इसका मतलब क्या है, इसे लिख तो दिया मैंने AB, ये पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा है यानी रस्सी जो होगी कम होगी, इसका मतलब क्या है माइनस का AB इज इक्वल टू 0 कर दो। ये होती है शॉर्ट ट्रिक एक तरह से, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक क्या है, हमें इतना पता है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है वो कांस्टेंट रखनी है, तो सबके जो एक्सीलरेशन होंगे सब टोटल मिलाकर के 0 हो जाएगा। सिंपल, हर पॉइंट का एक्सीलरेशन मिलाकर के टोटल 0 होगा। तो यहां से आप लिख सकते हो कि A ऑफ पुली इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ A प्लस एक्सीलरेशन ऑफ B बाई 2। इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जब भी आपको पुली ब्लॉक सिस्टम दिया गया होगा, सपोज दैट हमारे पास इस तरह से सिस्टम दिया गया है, ठीक है, इस तरह का एक सिस्टम दिया गया है, ठीक है, ये फिक्स है, ये मान लो हमारे पास 2 kg, ये हमारे पास 3 kg, ये हमारे पास 4 kg। सिंपल, इस तरह से छोड़ दिया गया। अब बताओ हर एक ब्लॉक का इंडिविजुअल एक्सीलरेशन क्या होगा, तो हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली इसको करते हैं, कैसे कर सकते हैं ध्यान से देखना कि अगर ये नीचे की तरफ 4 kg हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं, 4 kg नीचे की तरफ जाएगा तो 3 kg ऊपर की तरफ जाएगा, तो बी सिस्टम इस तरह से जाएगा तो ये सिस्टम कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जाएगा। तो मान लिया इसका एक्सीलरेशन A1 है, इसका एक्सीलरेशन A2 है, इसका एक्सीलरेशन A3 है, तो सब पे अलग अलग एक्सीलरेशन लिखने सबसे पहले इस ब्लॉक पे अगर लिखे तो नीचे की तरफ लग रहा है 40 mg, mg कितना हो गया 40, ऊपर की तरफ लग रही है टेंशन। इस ब्लॉक पे अगर हम देखें तो मास है 3, तो नीचे लग रहा होगा 30, ऊपर लग रही होगी टेंशन। अब चूंकि ये टेंशन नीचे टेंशन डबल होकर यहाँ लग जाएगी 2 ऑफ टेंशन, तो यहाँ पर भी क्या लग रही होगी 2 ऑफ टेंशन। इस पे नीचे कितना लग रहा होगा 20। सिंपल, इस पे अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो ध्यान देखो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, नीचे की तरफ जा रहा है इसका मतलब 40 माइनस T इज इक्वल टू 4A1, इक्वेशन नंबर 1। सही है, इस पे लिखो ये कहां जा रहा है ऊपर की तरफ, यानी टेंशन बड़ी होगी तो टेंशन माइनस 30 इज इक्वल टू 3A2, इक्वेशन नंबर 2। सिंपल, मैं टफेस्ट एक तरह से प्रॉब्लम बता रहा हूं कि इसमें कितना लंबी प्रॉब्लम बन सकता है। ठीक है, इस पे आ जाओ, ये ऊपर की तरफ जा रहा है यानी 2T माइनस 20 इज इक्वल टू 2A3, इक्वेशन नंबर 3। तो इसमें अब अगर आप बहुत ध्यान से देखो वेरिएबल कितने हैं, 1 2 3 4, टोटल A1 A2 A3 3 वेरिएबल, टेंशन चौथा वेरिएबल। इसका मतलब क्या है, ये 3 इक्वेशन बन रहे हैं, चूंकि 4 वेरिएबल है तो मिनिमम इक्वेशन कितने होनी चाहिए 4, तो चौथा इक्वेशन कहां बनेगा कंस्टेंट वाले से, इस फॉर्मूले को यूज करके। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये पार्ट, ये अगर मास ऊपर की तरफ जा रहा है तो यानी पुली जो है, चूंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है A3 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 से, तो पुली भी नीचे कितने जा रही होगी A3 से। जब ये ऊपर की तरफ A3 जा रहा है तो पुली नीचे की तरफ कितनी, क्योंकि लेंथ हमें कांस्टेंट रखनी है। सिंपल, और ये पुली तो फिक्स है, इसका मतलब ये ऊपर पुली A3 से तो पुली नीचे A3 से। इसका मतलब क्या है, अगर हम इस पे कांस्टेंट वाली इक्वेशन लगाएंगे तो बहुत ध्यान से देखो कि पॉइंट्स मार्क करते हैं। मैं अलग से इसको एक बार बना रहा हूं, मैं अलग से इसको एक बार बना रहा हूं इस तरह से, ये नीचे आ रहा है A3 से, ये ऊपर जा रहा है A2 से, ये नीचे आ रहा है A1 से। ठीक है, पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं 1 2 3 4। सिंपल, A1 को अगर आप बहुत ध्यान से देखो नीचे आ रहा है, इसका मतलब प्लस A1, ये पॉइंट जो है नीचे आ रहा है यानी रस्सी घटेगी यानी माइनस A3, ये पॉइंट भी नीचे आ रहा है इसका मतलब रस्सी घटेगी यानी माइनस A3, ये पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा है रस्सी घटेगी माइनस A2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4। 1 2 3 4 4 इक्वेशन, 4 वेरिएबल, सॉल्व कौन करेगा आप। सिंपल, किस तरह से इक्वेशंस लिखने होते हैं। टफेस्ट प्रॉब्लम मैंने बताने की कोशिश करी, एससी वर्मा भी क्वेश्चन दिया हुआ है, डाटा सेम नहीं है, डाटा कुछ अलग हो सकता है, मैंने पैटर्न बताने की कोशिश करी आपको करना किस तरह से। सिंपल, आपको टेंशन बांटना आना चाहिए, किसमें टेंशन कितनी है और कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। सिंपल, कोई कंफ्यूजन 100%। चले आगे, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स अपने दिमाग में रख के चलो कि अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो मेरे को इक्वेशन में 2-4 सवाल प्रैक्टिस कर लेना जरूर। ठीक है, चलते हैं आगे। अब बात करते हैं थोड़ी सी इसमें फ्रिक्शन वाली, फ्रिक्शन की अगर प्रॉब्लम्स ऐड करेंगे कि कैसे फ्रिक्शन आ जाएगा तो कितना इफेक्ट पड़ता है, थोड़ी सी उसकी बात करते हुए आगे चलते हैं। ठीक है, इसको उतारो। अब सपोज दैट क्या किया जा रहा है कि इसमें फ्रिक्शन ऐड कर दिया जा रहा है, तो फ्रिक्शन जब हम ऐड करते हैं तो एक बात हमें समझनी पड़ेगी, फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है, फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है, F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है, म्यू इंटू एन। अच्छा साहब, जब फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इंटू एन होता है यानी एन इज द परपेंडिकुलर फोर्स। ठीक, सपोज दैट ये ऑब्जेक्ट था हमारे पास, इस तरह से जा रहा था, ठीक है, इसका मास था m, तो नीचे कितना लग रहा होगा mg, ऊपर क्या लग रहा होगा नॉर्मल, तो यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू कितनी है mg, तो इस केस में फ्रिक्शन पीछे कितना लग रहा होगा, F इज इक्वल टू म्यू mg।
लेकिन ये म्यू एम जी क्या होता है, दैट इज द मैक्सिमम फोर्स या मैक्सिमम फ्रिक्शन जो कि ऑफर किया जा सकता है इस ब्लॉक पे। यानी फ्रिक्शन की भी थोड़ी कहानी अतरंगी होती है कि सपोज दैट हम फोर्स लगा रहे हैं, यानी मैक्सिमम फ्रिक्शन, सपोज दैट मैं लिमिट लेता हूं कि मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता था 10 न्यूटन, म्यू एम जी की वैल्यू कितनी, 10 न्यूटन। तो सपोज दैट हम आगे लगा रहे हैं 1 न्यूटन, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, 10 न्यूटन नहीं, तब फ्रिक्शन कितना लगेगा, 1 न्यूटन, क्योंकि जब ये आगे ले जा रहा है 1 न्यूटन से, अब चूंकि ब्लॉक मूव नहीं करेगा, यानी फ्रिक्शन कितना देगा इसको, 1 न्यूटन, ताकि ये बैलेंस बना रहे। अब खुद सोचो कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक ईंट रखी हुई है 10 किलो की, ऐसा कुछ भी मान लो, 1 किलो की कुछ भी है, उसको हम धक्का दे रहे हैं, ठीक, चूंकि कम फोर्स पे वो आगे तो मूव कर नहीं रहा है, इसका मतलब क्या ये पीछे मूव कर जाएगा, नहीं, इसका मतलब ये है कि चूंकि आगे का फोर्स और पीछे का फोर्स बैलेंस है, इसका मतलब फ्रिक्शन उतना ही फोर्स ऑफर करेगा जितना कि उसको रिक्वायर्ड है। यानी यहां पर कितना रिक्वायर्ड था, 1 न्यूटन, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस केस में कितना हो गया, F इज इक्वल टू 1 न्यूटन। सोचो हम इस पे लगा रहे हैं 2 न्यूटन, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो गया, 2 न्यूटन। हम इस पे लगा रहे हैं 3 न्यूटन या मान लो 7 न्यूटन, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, 7 न्यूटन। सपोज हमने लगा दिया 10 न्यूटन, हमने कितना लगा दिया, 10 न्यूटन, तो फ्रिक्शन फोर्स अब भी कितना लगा रहा है, 10 न्यूटन। अब 10, अब मैक्सिमम लग गया, अब नहीं, अब जैसे ही मैंने किया 10.00001, फ्रिक्शन अब भी कितना है, 10 न्यूटन। तो ये कहानी आपको समझनी पड़ेगी, सिंपल, कोई कंफ्यूजन, पक्का। अच्छा, ये बात करते हैं फ्रिक्शन की। सपोज हमें कोई प्रॉब्लम दिया गया इस तरह से, ठीक है, ये एंगल 53, ये 37, इस तरह से मान लो ये 2 kg, ये 4 kg, ठीक है, इस तरह से सिस्टम चल सकता है ना, मान लो इस तरह से चल सकता है। और फ्रिक्शन दे दिया गया, मान लो फ्रिक्शन दे दिया गया, और फ्रिक्शन दे दिया गया हमारे पास यहां पर 0.1 म्यू की वैल्यू, और यहां पर म्यू की वैल्यू 0.2, ठीक है। बताओ दोनों ब्लॉक्स के एक्सीलरेशन क्या होंगे। तो पहले एक का इन क्वेश्चंस को करने की तकनीक क्या है कि जैसे आपको लग रहा हो नॉर्मली सिस्टम चलेगा, क्योंकि 4 kg 2 kg, इसका मतलब लगता है कि ब्लॉक इधर चलेगा, तो उसको नॉर्मली चलाओ, सिंपल। जब आपने चलाया इसको, ए एक्सीलरेशन मान लिया, तो इस पे प्रॉपर फोर्स की इक्वेशन लिखो। इस पे नीचे कितना लग रहा होगा, 40, ये एंगल कितना 37, तो इधर कितना हो जाएगा 40 cos 37, और इधर कितना हो जाएगा 40 sin 37। समझ आ रहा है ना, क्योंकि ये एंगल 37, तो ये भी 37, तो इधर वाला कंपोनेंट cos 37, इधर वाला कंपोनेंट sin 37, सिंपल। पीछे क्या लग रही है, टेंशन। सिमिलरली यहां क्या लग रही है, टेंशन। ये नीचे कितना लग रहा है 20, इधर कितना जाएगा 20 cos 53, 20 cos 53, और इधर कितना जाएगा 20 sin 53। समझ आ रहा है। तो अब देखो ध्यान से, फ्रिक्शन की वैल्यू, इसमें मैक्सिमम फ्रिक्शन कैलकुलेट करो। F इज इक्वल टू म्यू एन, एन ऊपर की तरफ होगा, तो एन की वैल्यू कितनी होगी 40 cos 37, यानी म्यू इंटू 40 cos 37। कैलकुलेट किया फ्रिक्शन। अब पीछे इस पे फ्रिक्शन भी लग रहा है, इस पे इधर देखो, चूंकि अगर ये इधर की तरफ चलेगा तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे की तरफ। ये बातें समझनी पड़ेंगी आपको। तो अब जब इस पे इक्वेशन लिखेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन ध्यान से देखना, 40 sin 37 इज इक्वल, sin 37 की वैल्यू आप रख लेना, ठीक है, जो भी होती है हमारे पास 4/5 ना, जो भी होती है रख लेना, ठीक है, इज इक्वल टू, या हम लिखा सकते हैं, सॉरी, 40 sin 37 माइनस टेंशन माइनस फ्रिक्शन जो हमने कैलकुलेट किया, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, सिंपल। दूसरा इस पे इक्वेशन लिखना, t माइनस 20 sin 53 माइनस फ्रिक्शन, इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, इज इक्वल टू मास 2 kg इंटू एक्सीलरेशन a। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो। एक्सीलरेशन अगर पॉजिटिव आया, इसका मतलब जो पॉजिटिव आ रहा है वही आंसर है, बट अगर निगेटिव आया, इसका मतलब ये है कि सिस्टम जो है वो चल ही नहीं रहा था, क्योंकि तो सिस्टम नेचुरली इधर की तरफ मूव कर सकता है, क्योंकि 4 kg 2 kg, वैसा तो नहीं 2 kg 4 kg खींच ले जाएगा, पॉसिबल नहीं। तो अगर एक्सीलरेशन इस केस में नेगेटिव आ जाए, तो आप ये समझ लेना कि सिस्टम जो है वो रुका हुआ है, ना कि उल्टी डायरेक्शन मूव कर रहा है, ऐसा मत सोचना। इसका मतलब क्या है कि सिस्टम जो है वो रुका हुआ है, अगर एक्सीलरेशन नेगेटिव आ जाए। सॉल्व करके खुद देख सकते हो इसको, सिंपल। बताना कमेंट सेक्शन में, पॉजिटिव आया नेगेटिव आया जो भी आया बताओगे, इस क्वेश्चन का आंसर ही होमवर्क में है, ठीक है। सॉल्व करो चलो इसको। तो आई होप आज की बातें क्लियर हो गई होंगी आपको। इस क्लासिकल मैकेनिक्स को जो मैंने रिवीजन किया है, ये एक क्लास में तो नहीं हो सकता देखो कंप्लीट, तो आई थिंक इसमें 1 से 2 क्लास में और लूंगा, जिसमें कंप्लीट क्लासिकल मैकेनिक्स जो भी है, आगे की कॉन्सेप्ट, हमारा सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट, रोटेशन कॉन्सेप्ट, जो कोलिजन का कॉन्सेप्ट, आज की क्लास में मैंने काइनेमेटिक्स, एनएलएम और फ्रिक्शन को कंप्लीट करने की कोशिश करी थी। तो मेन कॉन्सेप्ट जो थे वो मैंने आपको बताया किस तरह से कॉन्सेप्ट हमें अप्लाई करने हैं, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग जो हमारा सेंटर ऑफ मास, वर्क, पावर, एनर्जी और इनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करूंगा मैं कि अगली क्लास में इसको मैं कंप्लीट कर दूं, ठीक है। तो आई होप ये बातें आपको क्लियर हो गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे अगर नए हो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। और बाकी चीजें कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।